हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस, अध्याय नंबर है 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम इसमें लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या प्रीवियस ईयर में जो पूछे क्वेश्चन गए हैं, हम उन प्रश्नों को इसमें कवर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है अमोनिया की। फर्स्ट, मर्क्यूरस क्लोराइड तथा सेकेंड, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या पूछा गया है आपसे क्या पूछा गया है कि मर्क्यूरस क्लोराइड तथा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है आपसे, यह प्रश्न 2018 में आया हुआ है, जो कि यह क्वेश्चन जो होता है आपका 2 अंक का होता है। ठीक है, ये आपसे 2 अंक का पूछा गया है। तो चलिए इसको हम हल करेंगे। ठीक है, हल करते हैं। उत्तर 1 फर्स्ट का देख लेते हैं। अमोनिया की मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। हम क्या करेंगे, अमोनिया की मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराएंगे। हम जब अभिक्रिया कराएंगे तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या लिया है। अमोनिया का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NH3। तो 2NH3 ले लेंगे, प्लस मर्क्यूरस क्लोराइड जो होता है या मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, उसका जो सूत्र होता है HgCl2, Hg2Cl2। हम इससे क्या कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे। ठीक है, अपक्रिया जब कराते हैं तो जो हमारे पास बनता है Hg प्लस, हमारे पास मरकरी के 2 अणु हैं, तो Hg प्लस Hg, NH3 नहीं, हम यहाँ पे 2 लेंगे, NH2Cl। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसको तो हम मरकरी कहेंगे या पारा कह देंगे। इसका पूरा नाम HgNH2Cl। ठीक है, प्लस क्या बनेगा हमारे पास, NH4Cl। क्या बनेगा, NH4Cl, जो कि ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, या इसे हम नौसादर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर है 2, अमोनिया की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हमने क्या लिया, अमोनिया लिया है। अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 होता है, प्लस क्या लेंगे हम, क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है Cl2 को क्लोरीन बोलते हैं। 3 अणु ले लेंगे। हम क्या कराएंगे, यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के बाद में देखते हैं NCl3 प्लस जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा HCl। क्या बनेगा, 3HCl। ठीक है, ये हमें प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या है, किसी पदार्थ, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसको हमने क्या लिया है, X माना है, के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। फर्स्ट, पदार्थ X का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। आपसे पूछा गया है कि जो फर्स्ट आपके पास पदार्थ है, जो भी आपने X माना है, उसका क्या करेंगे आप, नाम उसका लिखेंगे और उसका सूत्र लिखेंगे। यह आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और सेकेंड में आपसे क्या पूछा गया है, उपरोक्त फर्स्ट में लिखे पदार्थ, जो आपने फर्स्ट में X जिसे माना है, उस लिखे पदार्थ का पदार्थ 1 की जल के साथ अपक्रिया कीजिए। जो भी आपने वहाँ पे X माना है पदार्थ, किसी भी पदार्थ को आपने X माना है, तो आप क्या करेंगे, उसकी जल के साथ में अपक्रिया कराएंगे।
ये आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में। यह आपका प्रश्न जो है 2008 में आया है, 2008 में आपसे पूछा गया है। और दूसरी बार ये है जो 2015 में पूछा गया है, ये आपसे 2015 में भी पूछा गया है। तो ये जो है आपका वेरी 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 इम्पोर्टेंट जो है ये रहेगा, ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमने पदार्थ को, हम किसी पदार्थ को x माने हैं, क्या करेंगे उसको हम अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट उत्तर फर्स्ट चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चूने को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसका सूत्र CaO होता है। इसको हमने क्या किया है, एक X पदार्थ मान लिया है। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, इसकी जल के साथ में क्या करेंगे, हम अभिक्रिया कराएंगे। आपसे सेकेंड में क्या पूछा गया था कि जो आपने फर्स्ट में लिया है X पदार्थ जो भी लिया है उसको क्या कराएंगे, जल के साथ में आप अभिक्रिया करा दीजिए, ये आपसे पूछा गया। तो हमारा ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब हम क्या कराएंगे सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में देख लेते हैं। जो सेकेंड पॉइंट में है हमारे पास, उसमें क्या पूछा गया, जिसको आपने लिया है उसके साथ में आप इस जल के साथ में क्रिया कराइए। तो हमने जो लिया है वो क्या लिया है, CaO लिया है, प्लस क्या कराएंगे जल के साथ में यानी H2O के साथ में अब क्रिया करा देंगे। और ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, और इसको हमने माना है, क्या माना था अभी हमने, इसको हमने X माना था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसको हमने क्या माना था, X माना था। तो अब आप क्या करेंगे, ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, या ये क्या होता है, जल होता है। ठीक है, इसको तो ये जल का जो सूत्र लिया है H2O हमने। और अब हम क्या कराएंगे, इसकी अपक्रिया कराएंगे। जब हम अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, Ca ब्रैकेट ओपन OH का 2 प्लस क्या बनेगी, ऊष्मा बनेगी। क्या बनेगी, ऊष्मा बनेगी। इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसके क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको हम दूसरे नाम से बुझे हुए चूना भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहेंगे। और ये जो होता है चूना, ये इसको भी हम चूना बोलते हैं, परंतु ये कैसा, बिना बुझा चूना होता है। ये कैसा होता है, बिना बुझा चूना होता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये कैसा होता है, बुझा हुआ चूना होता है आपके पास। ये आपसे पूछा गया है। ये भी आपका दो अंक का, अंक नंबर 2 का आता है, ये आपका 2 नंबर में आता है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या है, अकार्बनिक यौगिकों में संयोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। आपको दिया गया है प्रश्न कि जो है अकार्बनिक यौगिकों में संयोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो है आपसे 2025 में आया हुआ है क्वेश्चन आपका। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये 2025 में आया है और पूछा गया है। और ये भी आपका जो है 2 अंक 2 का रहेगा ये। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको उदाहरण के द्वारा समझाना है। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या करना है, उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड पे इसको समझाते हैं। उत्तर है संयोजन अभिक्रिया, इसमें एक या एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्मित करते हैं या निर्माण करते हैं। निर्मित को हम निर्माण भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको निर्मित वहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं तो निर्माण भी लिख सकते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो हम यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, ये हमने क्या किया है, उदाहरण लिया। आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना था, वहाँ पे पूछा गया है कि आप एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाएंगे। बिना बुझा चूना लेंगे। बिना बुझे चूने का हमने अभी जो सूत्र आपको बताया था CaO होता है, ये बिना बुझा चूना होता है।
बिना बुझा चूना। ठीक है, हम इसे क्या कह देंगे, बिना बुझा चूना। ठीक है, वैसे तो कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, हम इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे। ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। प्लस क्या लेंगे हम, जल के साथ में करा रहे हैं तो हम H2O लेंगे। H2O जो है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसकी अपक्रिया जब कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, बुझा चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा हमारे पास। इसको हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना बनेगा। क्या होता है ये, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना बनाएगा, इसको आप याद रखिएगा। अब हम उत्तर पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। आपसे वहां पे पूछा गया था, विस्थापन अभिक्रिया भी पूछी गई थी, और क्या पूछा गया था, अपक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया पूछी गई थी। तो हमने अभी जो है संयोजन अपक्रिया कर ली है, उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है विस्थापन अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन, हम दूसरे नाम से भी क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपसे कहा गया है। तो अब क्या करेंगे, आपसे उदाहरण के माध्यम से पूछा गया है, तो हम इसका एक उदाहरण भी लेंगे। उदाहरण लेंगे, उदाहरण के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, Fe लेंगे। Fe को क्या कहते हैं, हम आयरन कहते हैं, आयरन बोलते हैं। प्लस हम क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे। क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट, CuSO4। इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। जब हम इससे अपक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बनेगा, FeSO4 बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, आयरन सल्फेट बोलेंगे। आयरन सल्फेट। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, Cu यानी कॉपर। क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से अपक्रिया होगी आपके पास। आपसे पूछा भी गया था इसी में। यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ये किस प्रकार की अपक्रिया हो रही है, अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस प्रकार की अपक्रिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। हमने आपको बता रखा है कि जब अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील वाले को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं और उसका स्थान स्वयं ले लेते हैं। तो Cu की अपेक्षा जो Fe है वो क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसीलिए उसके कॉपर सल्फेट के विलयन से उसको क्या किया है, विस्थापित कर दिए हैं। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया हो गई है आपके पास, विस्थापित अपक्रिया है। ठीक है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इससे निवारण के दो उपाय लिखिए। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इसके दो निवारण या उपाय लिखिए, आपसे ये कहा गया है। ये आपका जो है वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपसे है 2024 प्लस 25 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, 24-25 दोनों में पूछा गया है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर है, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती हैं, संक्षारण कहलाती है। आगे देख लेते हैं, इनके हम क्या देखेंगे, सुरक्षा के उपाय या निवारण
के सुझाव देखेंगे। ठीक है, सुरक्षा के उपाय देख लेते हैं। यस्द लेपन करके क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी चीज लगाएंगे जिससे क्या हो, चीजें हमारी खराब ना हो। क्या करेंगे, लोहे और इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ाकर व ग्रीस या तेल का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास लोहा होता है, लोहा जब आप लोहे का गेट बनवाते हैं तो गेट पे क्या करते हैं आप पेंट लगवा देते हैं या ग्रीस वगैरह लगवा देते हैं ताकि उस पर क्या मुरचा ना लगे। ठीक है, तो उसी वही चीज पूछी गई है आपसे यहाँ पे। अब पॉइंट नंबर 2, एनोडीकरण करके, एक ऑप्शन ये भी होता है एनोडीकरण करके। सामान्यतः एल्युमिनियम का एनोड मुक्त करते हैं क्योंकि इसकी सतह पर ऑक्साइड परत के बनने से यह निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, आप ये लिख देंगे, ये आपका 2 अंक का आता है। ठीक है, ये आपका 2 अंक का क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है। संख्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है और ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इसमें तो जितना वेरी लगा लो उतना ही है। ये जान लो कि 100 में जो है 99% इस बार चांस हैं आने के। तो ये आपसे जो पूछा गया है 2008 में पूछा गया है आपसे एक बार और 2013 में भी पूछा गया है। ठीक है, और ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत अच्छा इससे जो है बनता भी है। तो हम चलिए शुरू करते हैं, इसको हल करते हैं। उत्तर है, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बनाता है जिसका रंग हरा होता है। क्या होता है, जिसका रंग हरा होता है, इसीलिए विलयन का रंग नीले में से बदलकर हरा हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। हमने क्या लिया था, हमारे बात लोहे की बात हो रही थी, लोहा हमारे पास ठोस अवस्था में है, प्लस हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है, कॉपर CuSO4 का हमने विलयन लिया है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉपर सल्फेट। ठीक है, सल्फेट ये जो होता है कैसा होता है, इसका नीला रंग होता है, इसका कैसा होता है, नीला रंग होता है, नीला रंग होता है। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे। जब इसकी हम अपक्रिया कराएंगे तो किसमें बदल जाएगा, कॉपर की अपेक्षा आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील है, ये आपको हमने पहले ही बता दिया, अभी लिखवा दिया था। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, FeSO4, ठीक है, जो कि है आयरन सल्फेट। ये क्या है, आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट है और इसका रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। ठीक है, प्लस क्या बनेगा हमारे पास, Cu। ठीक है, ये Cu बन जाएगा। Cu को हम क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, प्रयास करिएगा कि जो उदाहरण है उदाहरण के माध्यम से जरूर समझाइएगा। प्रश्न है, रेडॉक्स अपक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। आपसे पूछा गया है रेडॉक्स अपक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट है, जो कि ये आपसे जो है 2022 प्लस 2024 प्लस 2025 यूपी बोर्ड में आपसे पूछा गया है। किसमें पूछा गया? यूपी बोर्ड में, ठीक है, ये यूपी बोर्ड में आपका आया है, ठीक है। इसको जो है फिलहाल जो है, क्योंकि ये आपसे जो है 24 में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा गया, तो ये हल करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, तो उस अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे या उदाहरण लेंगे। हम क्या लेंगे, ZN लेंगे, जिंक ऑक्साइड लेंगे, ZnO लेंगे, प्लस हम क्या लेंगे, कॉपर लेंगे, ठीक है। जब कॉपर लेंगे तो हम क्या करेंगे, एक अपक्रिया करा देंगे। जब एक अपक्रिया कराएंगे तो Zn प्लस क्या बनेगा हमारे पास, CO बना लेगा। क्या बना लेगा, CO बन जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये कि जो है C जो है वो क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन के साथ में क्या हो रहा, उपचयन हो रहा है। उपचयन क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन का जो है जिंक में से क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन यहाँ पे हो रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो ये जो है ये किस प्रकार की अपक्रिया है, उपचयन, उपचयन और अपचयन, ठीक है, उपचयन और अपचयन, चयन अपक्रिया, जिसमें उपचयन और अपचयन एक ही अपक्रिया में होता है, उनको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोल देते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स, रेडॉक्स अपक्रिया बोल देते हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं जो ZnO होता है, जिंक ऑक्साइड है, इसका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका अपचयित होकर क्या बन रहा है, Zn बन रहा है। ये क्या हो रहा है, अपचयित होकर के क्या बना रहा है, Zn बन रहा है। और कार्बन जो है उपचयित होकर, कार्बन क्या कर रहा है, ये उपचयित होकर, ठीक है, क्या हो रहा, उपचयित होकर के क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक जहरीली गैस होती है, इसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पॉइंट नंबर है 1, जिंक क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट से क्या की है, आपकी रिएक्शन कराई जा रही है, और जिंक सल्फेट प्लस, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। पॉइंट नंबर है 2, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड से जब आपकी अपक्रिया होगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ये आपसे पूछा गया है, इनको आपको क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है, आपको लिखना है। और ये जो है आपका प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे जो है पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, प्लस 2024 में भी पूछा गया है, ठीक है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे।
हल करेंगे। पॉइंट नंबर पहले हम 1 देख लेंगे। पॉइंट नंबर 1 में जो है हमारे पास क्या था, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये जिंक क्लोराइड है, प्लस क्या था हमारे पास 2Ag, Ag को हम क्या कहते हैं, सिल्वर, Ag और NO3 नाइट्रेट, AgNO3 से हम क्या कराएंगे, अब क्रिया जब कराएंगे तो जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, ZnNO3 प्लस जो बनेगा AgCl, AgCl बनेगा, AgCl यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे हम, AgCl, ठीक, 2AgCl बनेगा। टू AgCl बनेगा। 2AgCl को हम क्या कहेंगे, सिल्वर क्लोराइड, 2AgCl। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। अब पॉइंट नंबर दूसरा देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, क्या दिया गया था आपके पास, मैग्नीशियम यानी Mg प्लस क्या दिया गया था, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र होता है HCl, HCl से हम क्या कराएंगे, अब क्रिया कराएंगे, जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, MgCl, MgCl प्लस क्या प्राप्त होगा, जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, H2। ठीक है, H2 प्राप्त होगी, ये गैस क्या होगी, निकल जाएगी, उड़ जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस कहते हैं, हाइड्रोजन गैस है ये। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम कहते हैं। ठीक है, इसे मैग्नीशियम कहते हैं, इसको मैग्नीशियम क्लोराइड कहेंगे हम इसको। ठीक है, और इसको हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, ये हमारा जो है पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व, जिसको हमने क्या माना है, X, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, वायु में हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और काले रंग का हो जाता है। क्या होता है, जब हम वायु में गर्म करेंगे तो क्या होगा, काला रंग का हो जाता है। इस तत्व X, जिसको हमने X माना है, एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। जिसको हमने X माना है उसका नाम बताइए, और जो काले रंग का हो चुका है उसका नाम बताइए। यह आपसे इस प्रश्न में पूछा गया। तो यह आपका जो प्रश्न है, ये जो है आपका प्रश्न 2008 में पूछा गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल कर लेते हैं। तो हमने क्या लिया है, तत्व, तत्व को हमने जिसको X माना था उसे ले लेते हैं। X किसे हम माना है, कॉपर को। ठीक है, हमने क्या लिया है, कॉपर। ठीक है, कॉपर को हमने क्या माना है, X मान लिया है। कॉपर का जो सूत्र होता है Cu होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपर को हम क्या करेंगे, वायु में जलाएंगे। किसमें, वायु। ठीक है, वायु का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन में, यानी O2 में जलाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, वायु में जलाएंगे। तो जब हमारे पास देखते हैं क्या होता है, वायु में जब हम जलाते हैं तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम देख लेते हैं, 2Cu यानी कॉपर लेंगे हम, प्लस क्या लेंगे, O2 लेंगे।
ठीक है। जब O2 लेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये क्या है, हमारे पास कॉपर है, हमने कॉपर लिया था, इसको हमने क्या माना था, X माना था, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है ये, और ऑक्सीजन गैस है जो कि क्या है, वायु से ली है, ठीक है। इसकी उपस्थिति में हमने क्या किया है, कॉपर को गर्म किया है, तो हमारे पास जो बना है वो क्या बना है। और इसका जो रंग की अगर बात की जाए तो इसका जो रंग था वो कैसा था, भूरा था। जो कॉपर हमें दिखाई पड़ता है वो कैसा दिखाई पड़ता है, भूरा रंग का होता है। और जो हमें कॉपर ऑक्साइड जो मिला है या प्राप्त हुआ है उसका रंग कैसा है, काला है। तो ये भी हमें सिद्ध हो गया कि इसका रंग कैसा है, काला है। और इसका नाम, पूरा नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। क्या कहेंगे हम इसको, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, कॉपर ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऊष्मा अपघटन को संक्षेप में समझाइए। आपसे पूछा गया है ऊष्मा अपघटन को संक्षेप में समझाइए। यह जो प्रश्न है आपसे 2025 में आया हुआ है, ये 2025 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। और अब हम इसका उत्तर देंगे, किसके साथ में देंगे, विद एग्जाम्पल के या उदाहरण के साथ। वह अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ में अपघटित, या अपघटित का मतलब होता है टूट जाते हैं, ठीक है, टूट जाता है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं, हमने उदाहरण लिया है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक CaCO3, क्या करेंगे, CaCO3 में लिख लेते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, इससे हम क्या कराएंगे, ऊष्मीय अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन जब कराएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, CaO यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमें प्राप्त हो रहा है वो उसे क्या कहते हैं, जो ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। ये क्या है, इसको हम इस कलर से लिखेंगे, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट है ये, ठीक है, कार्बोनेट, ठीक। अब इसको हम क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या कहेंगे, कैल्शियम, ठीक है, ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है। ऑक्साइड, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे, प्लस जो हमारे पास बनेगा वह क्या बनेगा, CO2, CO2 गैस, क्या बनेगी, CO2 गैस, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस। अगला प्रश्न है, फर्स्ट पॉइंट, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। आपसे पूछा गया है कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये आपसे पूछा गया है, क्यों आवश्यक है। पॉइंट नंबर है 2, कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। कंकाली जो रासायनिक समीकरण होता है उसे, वो क्या होता है और किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे।
ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वेरी इम्पॉर्टेंट लिख लेंगे हम इसको, क्योंकि ये भी जो है सन 2019 में आया हुआ है आपका, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड पूछा गया है ये आपका। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता भी है और ये पूछा भी बहुत जाता है। तो चलिए हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट को संतुलित करेंगे, ठीक है। उत्तर है पॉइंट नंबर फर्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके दोनों और प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है। सभी रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान संचरण के नियम का पालन करती हैं, अतः द्रव्यमान संचरण के नियम की पुष्टि करने के लिए रासायनिक समीकरण की संतुलित करना आवश्यक होता है। क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, किस लिए होता है, क्योंकि द्रव्यमान और संरक्षण के नियम की पुष्टि करने के लिए। किसके लिए, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने जितना लिया है, जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं और उसमें मान लीजिए आप चिप्स बनाने का काम करना चाह रहे हैं और चिप्स बनाने वाली आप मशीन लाते हैं और चिप्स बनाने के लिए आपने 5 केजी आलू लिए और 5 केजी उसमें आलू आपने क्या किए, चिप्स की मशीन में डाल दिए हैं और 5 केजी में अगर आपका 3 केजी अगर चिप्स तैयार हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं पे कोई न कोई समस्या है, इसीलिए तो आपका 5 केजी में से 3 केजी भाई प्राप्त हो रहा है। तो आपको करना क्या होगा कि हमें जो है 5 केजी आलू में से लगभग 5 केजी ही चाहिए, चिप्स प्राप्त होगा तभी तो उसको हम बैलेंस मानेंगे कि हाँ जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं सही हो रहा है हमारा प्रोसेस। तो इसलिए क्या है, ये भी एक तरीका हो सकता है समझने के लिए, संतुलित के लिए। और जो है ये जो है हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या लिया है, सी लिया है, ठीक है, सी प्लस O2, ठीक। सी क्या है हमारे पास, कार्बन है, ठीक है। और O2 क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। और कार्बन जो होता है सो ठोस अवस्था में पाया जाता है और ऑक्सीजन जो है वो गैस अवस्था में पाई जाती है, तो ऑक्सीजन है, ठीक है। और हम इसका क्या कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे, जो कि हमारे पास कार्बन एक अणु है और ऑक्सीजन जो है 2 अणु हैं। तो हम जब अपक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, CO2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि C भी हमारा क्या है, यहाँ पर भी एक है, इसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हमने आलू ले लिया, क्या ले लिया, इसे आलू मान लिया, अभिकारक को हमने क्या मान लिया है, आलू, क्या मान लिया है, आलू मान लिया है भाई, ठीक है। और हमने क्या किया है, ये हमारे पास जो बनके तैयार हुआ है उत्पाद, ठीक है, ये क्या है, चिप्स है, हमने इसे क्या चिप्स मान लिया, ठीक है, क्या माना है, चिप्स मान लिया है। अब हम देख रहे हैं कि जो चिप्स हमारा तैयार हुआ है, उत्पाद मिला है हमें, वो बैलेंस है या नहीं है। जैसे एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पर भी है, हाँ ठीक है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये अभिक्रिया जो है संतुलित है। पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। असंतुलित जो होता है, संतुलित नहीं होगी, असंतुलित जिसमें क्या होगा, हमें ये नहीं देखना है कि जितना हमने लिया उतना ही प्राप्त हो। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे हमने कोई भी चीज़ ली है और जैसे हमने 5 केजी अभी बताया आपको कि हमने 5 केजी आलू लिया है तो 5 केजी हमारा चिप्स बनना चाहिए, तो वो तो हो गए संतुलित, आपकी अपक्रिया हो गई। अब इसमें कहा गया है कि असंतुलित, जिसमें हमने 5 केजी जैसे आलू लिया है चिप्स बनाने के लिए और 2 केजी हमें चिप्स तैयार होता है, तो ऐसी हम अपक्रियाओं को क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण अपक्रिया कहलाते हैं या कहते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। हम क्या लेंगे, यहाँ पे AgBr,
से AgBr से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, फिर देखते हैं Ag प्लस Br में Br2 में टूट जाता है, क्या होता है, Br2 में टूट जाता है। ठीक है, Br को हम ब्रोमीन बोलते हैं, Ag को सिल्वर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्रिया हुई है ये बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास Ag एक है, Br एक है, यहाँ पे Ag एक तो है पर Br यहाँ पे 2 है, तो ये क्रिया जो है असंतुलित है। जब असंतुलित है तो इनको हम क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न रासायनिक अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पॉइंट नंबर है 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से हम जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनेगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। और यह जो क्वेश्चन है और यह जो प्रश्न है, वेरी वेरी वेरी, इसमें जितने भी वेरी लगे हैं उतने लगा लो पर याद कर लो भाई। ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो है, बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये आपसे जो है 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है, 2022 में भी पूछा गया है और यह आपसे जो है 2024 में भी पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है। ठीक है, ये आपका जो है पूछा गया है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं इसी का हम। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट से जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं, एल्युमिनियम यानी थर्ड देख लेते हैं, प्लस कॉपर क्लोराइड से जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त जो होगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर प्राप्त होगा। नंबर हम 4th देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट से जब हम अपक्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इनका अब हम क्या करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट लिया है, पहले क्या लेंगे, हम फर्स्ट का समझेंगे। फर्स्ट में हमारे पास क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaOH होता है। ठीक है, प्लस क्या लिया था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, प्लस क्या है, CO2। ठीक है, हम इससे क्या कराएंगे, अब क्रिया कराएंगे। ठीक, जब अब क्रिया कराते हैं जो हमें प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, CO3, ठीक है, प्लस H2O, क्या प्राप्त होता है, H2O। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित करके देख लेते हैं, हमारे पास जो है यहाँ पे एक क्या है, Ca है यानी कैल्शियम एक है। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको, नंबर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, C कितने हैं यहाँ पे, 1 है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2, तो इधर कितने हो गए, 4, और इधर कितने हो गए, 3 और 1 4 हो गए, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे हैं, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो ये क्या हुई, संतुलित हो गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा वो क्या था, जिंक प्लस
क्या लिया था? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र होता है 2AgNO3। क्या होता है? NO3 होता है। जब हम इससे अपक्रिया कराएंगे जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? ZnNO3, यानी जिंक नाइट्रेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जिंक नाइट्रेट प्राप्त होगा। प्लस क्या प्राप्त होगा हमें? और क्या प्राप्त हो रहा था? सिल्वर। सिल्वर का जो सूत्र होता है वो Cu होता है। ठीक है, Cu होता है। अब हम इधर देख लेते हैं हमारे पास बैलेंस है या नहीं है। Zn हमारे पास कितने हैं? 1 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस हो गया। Ag कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। Ag हमारे पास यहाँ पे कितने हैं? ये क्या होगी? 2Ag। यहाँ पे क्या होगा? 2Ag। हम क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे या सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड में हमने क्या लिया था? Zn लिया था। Zn प्लस किसकी बात हो रही है? जिंक की बात हुई है और सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र होता है 2AgNO3, ये होता है। हम इससे क्या कराएंगे? अपक्रिया कराएंगे। जब इससे हम अपक्रिया कराएंगे जो हमें प्राप्त होगा जिंक नाइट्रेट प्राप्त होगा। तो जिंक नाइट्रेट का जो सूत्र होता है जिंक ZnO3, यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस जो हमें प्राप्त होगा 2Ag प्राप्त होगा। 2Ag प्राप्त होगा। अब हम देख लेते हैं ये हमारे पास जो हमने अपक्रिया कराई है ये संतुलित है या नहीं। जिंक हमारे पास कितने हैं? 1 है, जिंक 1 है। ठीक, ये संतुलित हो गई। Ag हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, 2 हैं, संतुलित हो गई भाई। फिर उसके बाद में N कितना है हमारे पास? ठीक है, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गए। और ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 6 हैं, तो ये भी 6 हैं, ये भी बैलेंस हो गए। तो ये क्रिया जो है हमारी संतुलित हो चुकी है। ये क्रिया जो है संतुलित हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? थर्ड देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास? एल्युमिनियम की बात हो रही थी। एल्युमिनियम का जो सूत्र होता है Al से लिखते हैं हम, 2Al लिख लेंगे, प्लस हम किससे लिखेंगे? और क्या लिया था? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का जो सूत्र होता है 3CuCl2। ठीक है, हम इससे अपक्रिया करा देंगे। जब इससे हम अपक्रिया कराते हैं तो हमारे पास बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्युमिनियम AlCl3, तो हम 2 लगा लेंगे, प्लस यहाँ पे जो है क्या बनेगा? कॉपर Cu बनेगा। वो भी कितने निकलेंगे? 3। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, बैलेंस करके देख लेते हैं क्या बैलेंस है। Al हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। Al कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, फिर हम उसके बाद में क्या देखते हैं? Cu देख लेते हैं। Cu हमारे पास कितने हैं? 3 हैं यहाँ पर, 3 यहाँ पर हैं। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गए। और Cl यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। यहाँ पर कितने हैं? 6। तो यहाँ पर भी कितने हैं? 6 हैं। तो ये भी हमारी क्या हो गई? संतुलित हो गई है। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है हमारे पास वो है बेरियम क्लोराइड था। बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है BaCl2। बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है BaCl2 प्लस, और क्या था? सोडियम सल्फेट था। सोडियम सल्फेट का जो सूत्र होता है Na2SO4 होता है। से हम क्या कराएंगे? अब क्रिया जब कराएंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? BaSO4 बनेगा। BaSO4
बनेगा, प्लस जो बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, 2NaCl बनेगा। NaCl को हम क्या कहते हैं, इसको तो BaSO बेरियम सल्फेट कह देंगे, और इसको NaCl को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जो कि एक साधारण नमक होता है जो हम घरों में यूज करते हैं दैनिक जीवन में। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास बैलेंस है या नहीं है, संतुलित है या नहीं। Ba हमारे पास कितने हैं, 1 है। Ba कितने हैं, 1, तो यहाँ पर भी 1 है। Cl यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो Cl यहाँ पे 2 हैं। ठीक, बैलेंस हो गए। अब Na यहाँ पे कितना है, 1 है, तो नहीं, यहाँ पे 2 हैं, ये Na आपके पास 2 हैं, तो 2 Na हो गए। SO4 ये भी आपकी क्या हो गई, संतुलित हो गई, ये भी जो है संतुलित हो गए। अगला प्रश्न है, ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट उत्तर है फर्स्ट, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होगी वो अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ये आपका जो प्रश्न है, ये आपका वेरी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है आपसे 2024 और प्लस 2025 में भी पूछा गया है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, तो एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिया, कार्बन लिया है, कार्बन प्लस हम क्या लेंगे, O2 लेंगे। ठीक है, इससे हम क्या कराएंगे, अभिक्रिया करा देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, CO2 प्राप्त होगा, गैस प्राप्त होगी। ठीक है, यह एक प्रकार की क्या हो रही है, अभिक्रिया जो हो रही है, कैसी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्लस क्या बनेगी, ऊष्मा बनेगी। ठीक है, ऊष्मा बनेगी। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, ऊष्मा शोषी, पॉइंट नंबर 2 है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, ये आपसे पूछा गया है। अब हम क्या करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है एवं ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। किससे, वातावरण से अवशोषित की जाती है। जैसे हमने क्या यहाँ पे किया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो होता है N2 बोलते हैं, N2 को हम नाइट्रोजन कहते हैं, और ऑक्सीजन, तो हम प्लस क्या करेंगे, ऑक्सीजन कर देंगे, O2 कर देंगे। अब हम क्या कराएंगे, एक अभिक्रिया कराएंगे, इसका मिश्रण करेंगे। जब मिश्रण करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा 2NO बनेगा। क्या बनेगा, 2NO बनेगा। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलेंगे, NO को क्या बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बोल देंगे। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक, इसका लिख देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, फर्स्ट पॉइंट है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या होता है जब केवल आपको क्या है, रासायनिक समीकरण दिया हो। ठीक है, या समीकरण लिखिए। ठीक है, यहाँ पे दीजिए के जगह पे लिखिए, लिख लीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लिखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखिए। ठीक है, तो अब ऑप्शन है आपके पास ए, मतलब पॉइंट है ए, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं। पॉइंट है बी, सोडियम धातु जल से अपक्रिया करता है। यह जो आपके पास है ये 2024 में आपसे पूछा गया है यूपी बोर्ड में। ठीक है, अब
अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। पॉइंट जो है वह पॉइंट नंबर है 2, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। पॉइंट नंबर है ए, CO2 आपको दिया गया है। CO2 प्लस H2O से जब हम अब क्रिया कराते हैं तो जो हमारे पास बनता है वो क्या बनता है, C6H12O6 प्लस O2 और प्लस क्या बनेगा, H2O। ऑप्शन पॉइंट नंबर है बी, CuSO4 प्लस O2 से जब हम अब क्रिया कराएंगे तो Cu2O बनेगा प्लस क्या बनेगा, CSO4 बनेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, संतुलित कीजिए। कहा गया है आपसे संतुलित कीजिए, इसको क्या करना है, हमें संतुलित करना है। ठीक है, पहले तो हम फर्स्ट वाला जो हमने पॉइंट फर्स्ट लिया था उसको पहले हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं और फिर उसके बाद में हम फेरस सल्फेट को पहले संतुलित करेंगे, गर्म करके देखते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपसे ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है फेरस सल्फेट। फेरस को हम आयरन भी बोलते हैं, तो हम फेरस सल्फेट को 2FeSO4 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, इसको हमने गर्म किया है। ठीक है, गर्म किया है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा Fe2O3 प्लस प्लस क्या बनेगा, SO2 प्लस SO3। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे। देख लेते हैं क्या बैलेंस है या नहीं है। Fe कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, तो Fe तो बैलेंस हो गया। जो हमारे पास S कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 1 1 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हमारे पास कितने, 8 हैं, तो देख लेते हैं 2 और 3 कितने हो गए, 5 और 5 और 3 8, ये भी बैलेंस हो गया। तो ये हमारी जो अपक्रिया जो हमने कराई है ये क्या है, हमारी बैलेंस हो गई है, यह संतुलित हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर इसका ए तो हमने कर लिया, अब इसको हम बी करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं। सल्फेट, और इसको क्या कहेंगे, फेरिक ऑक्साइड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, फेरिक ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब हम पॉइंट नंबर बी देखेंगे। पॉइंट नंबर बी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर बी में जो आपसे पूछा गया था सोडियम धातु, सोडियम धातु जो होती है Na को कहते हैं, सोडियम धातु है, 2Na लिख लेंगे, प्लस क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्या, जल से अपक्रिया करता है। सोडियम धातु लेते हैं और जल के साथ में जब अपक्रिया कराते हैं 2H2O लेंगे, 2H2O। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास, 2NaOH प्लस H2। ठीक है, ये गैस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये जो बनेगा ये सोडियम धातु है, ये क्या है, जल है, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं क्या ये हमारे पास संतुलित है या नहीं है। हमारे पास 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 2 4 हाइड्रोजन है, और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन हमारे पास ये संतुलित हो चुकी है।
ठीक है, संतुलित हो गए है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बी का फर्स्ट देखेंगे। पॉइंट बी का जो फर्स्ट था उसको हम देख लेते हैं। उसमें आपसे क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि हमने क्या लिया है, कार्बन लिया है, CO2 क्या लिए हैं, CO2 लिए हैं, प्लस क्या लिए थे, और क्या है H2O। H2O से हम जब क्रिया कराएंगे तो हम देखते हैं क्या बनता है, C6H12O6 प्लस क्या बनेगा, क्या बन रहा था, O2 प्लस क्या बन रहा है, H2O। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना था, बैलेंस करना था। अब हम देख लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, तो हम यहाँ पे कितने लगा देंगे, 6 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास ये बैलेंस हो रहा है। अभी देख लेते हैं। और हम यहाँ पे हाइड्रोजन में जो H2O लेंगे वो 12 लेंगे। ठीक है, और ये ठीक है, और ऑक्सीजन हम कितने ले लेंगे, 12 ले लेंगे, और जो जल लेंगे वो ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 6 है, तो 6 कार्बन है, कंप्लीट हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 12 हैं ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं, 24 ऑक्सीजन इधर हैं, 24 ऑक्सीजन इधर हो गए, तो 6 इधर हो गए। ठीक है, 12 इधर हो गए और 6 इधर हो गए, तो 24 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब बचे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 24 हैं हमारे पास, तो इधर हम देख लेते हैं। जो हाइड्रोजन हमारे पास हैं वो यहाँ पे 24 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं, और 6 दूनी 12 यहाँ पर है, तो 12 12 24 हो गए, तो ये भी हमारी जो क्रिया है संतुलित है। ठीक है, पॉइंट नंबर बी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर बी देख लेते हैं। जो पॉइंट नंबर बी है वह होगा, क्या था हमारे पास, Cu2S, ठीक, प्लस O2 को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, या मतलब संतुलित कराना है, हमें देखना है, तो Cu2O प्लस जो बनेगा 2SO2। ठीक है, ये आपसे कहा गया है कि आप इसको संतुलित कीजिए। यहाँ पे आपके पास कितने हैं, हमने यहाँ पे 2 लगा लिए हैं। ठीक है, तो जब हम इधर 2 लगा लेंगे तो हम देख रहे होंगे कि जो हमारे पास कॉपर है वो 4 है, तो 4 जब हो गए हैं तो हमें क्या करना होगा, इधर भी 2 लगाने होंगे, तो ये हमारे पास 4 हो गए, तो ये हमारे पास कॉपर बैलेंस हो गया। अब सल्फर बचा है, सल्फर हमारे पास कितने हैं, 2, तो 2 ये हैं, ये भी बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे कितने, 4 हैं, और 2 6 हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लगा लेंगे। जब यहाँ पे हम 3 लगा लेंगे तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा, ये संतुलित अब क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगी आपकी। सिर्फ आपको इसमें पूछा गया है कि आपको संतुलित ही करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वि अपघटन या द्वि विस्थापन अभिक्रियाओं को समझाइए। उत्तर दिया है आपको। उत्तर बताने से पहले हम आपसे जो है इसको बता दें कि जो है ये 2024 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। इसका क्या नाम होता है, सोडियम सल्फेट।
ठीक है, प्लस क्या लेंगे हम, Ba बेरियम Cl2। इसको क्या नाम, इसका क्या नाम होता है, बेरियम क्लोराइड, इसका नाम होता है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। हमने अब क्रिया जब करा दी है तो जो बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, प्लस जो बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 2NaCl बनेगा। NaCl को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और BaSO4 को हम क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट। क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट। ठीक है, अगला प्रश्न है, पॉइंट नंबर है 1, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। पॉइंट नंबर है A, H2SO4 प्लस NaOH से जब हम क्रिया कराएंगे तो Na2SO4 प्लस H2O, इसको हमें क्या कराना है, बैलेंस कराना है। और फिर किसको बैलेंस कराना है, MgCl यानी मैग्नीशियम क्लोराइड को हमें क्या कराना है, बैलेंस कराना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड ले लेते हैं इसको बैलेंस कराने के लिए। और ये जो है आपसे 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपका 2023 में पूछा गया है। दो 2023 में पूछा जा चुका है। तो हम अगली स्लाइड पे ले लेते हैं इसको। सेकेंड का देख लेते हैं। सेकेंड का जो है ए, अपक्रिया Zn प्लस H2SO4, इसमें पूछा गया है Zn प्लस H2SO4। पॉइंट नंबर है सेकेंड का ए, अभिक्रिया Zn यानी जिंक प्लस H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 में अभिकारक, ये जो अभिक्रिया हुई है, आपसे पूछा जा रहा है जो ये अभिक्रिया हुई है इसमें से अभिकारक तथा उत्पाद बताइए, इनमें से कौन सा अभिकारक है और कौन सा उत्पाद है। और पॉइंट नंबर है बी, अमोनियम क्लोराइड के ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया तथा बनने वाले पदार्थों के नाम लिखिए, ये आपसे पूछा गया है बी ऑप्शन में। तो चलिए हम शुरू करते हैं नंबर 1 से, इनको सारे सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमने क्या लिया है, पॉइंट नंबर जो हमारा 1 का ए जो है, पॉइंट नंबर 1A, 1A। ठीक है, 1 का ए, ठीक है, 1 का ए जो था H2SO4 है, प्लस क्या था हमारे पास 2NaOH से जब हम क्या कराएंगे, अब क्रिया कराएंगे तो हमारे जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, Na2SO4 प्राप्त होगा। Na2SO4 प्लस 2H2O, क्या प्राप्त होगा, 2H2O प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करके देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे H कितने हैं, ये क्या है, पहले तो हमें देखना है। इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जो भी क्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक। ठीक है, इसे हम अभिकारक कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है बोर्ड में। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा।
ठीक है। ये अब हम इसमें देख लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अपकारक में दो ये हाइड्रोजन हो गए और दो ये चार हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं चार हाइड्रोजन है, बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद में सल्फर हमारे पास यहाँ पे दो हैं, तो हम सल्फर यहाँ पे हमारे पास दो हैं, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे चार हैं और दो यहाँ पे छः हैं, तो चार यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए, नहीं दो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, चार यहाँ पे हो गए, तो छः, ये भी बैलेंस हो गया। अब Na हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, तो यहाँ पे दो Na हैं, ये भी संतुलित हो गई है। अब पॉइंट नंबर हम बी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर हम बी देखेंगे। बी जो है हमारा किसका, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी जब देखेंगे हम तो उसमें क्या लिया था, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, प्लस हमने क्या लिया था 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से हम क्या कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे। जब सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, Mg नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, Mg नाइट्रेट बनेगा प्लस सिल्वर क्लोराइड बनेगा, AgCl बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं है। Mg हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, एक है, बैलेंस है। Cl कितने हैं, दो है, तो दो है, बैलेंस है। Ag कितने हैं, दो है, तो Ag हमारे पास दो है, बैलेंस है। N कितना है, यहाँ पे एक है, तो एक है, नहीं, यहाँ पे N कितने हैं, दो है, तो यहाँ पे हम पहले दो लगा लें, तो हमारे पास N दो हो गए। ठीक है, O कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 हैं, तो ये 6 ऑक्सीजन हो गए, ये भी संतुलित हो गई है। ठीक है, अब पॉइंट हमारे पास सेकेंड का ए देख लेते हैं। सेकेंड का ए, सेकेंड का ए देखेंगे हम। ठीक है, सेकेंड का ए जो है उसमें क्या पूछा गया था आपसे, अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया में अपकारक एवं इसमें पूछा गया था आपसे, हमने एक ले ली है Zn, जिंक प्लस O ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया या O2 ले लेते हैं। ठीक है, हम जब इससे अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ZnO बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। अब इसमें हम देख क्या रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, अभिकारक है। ठीक है, क्या है, अभिकारक है, ये आपको लिखना है। तो आपसे पूछा जाएगा जिंक जो है आपके पास क्या है, अभिकारक है, और जिंक ऑक्साइड जो है क्या है, उत्पाद है। ठीक है, ये हमें लिखना है, बताना है, समझाना है। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर सेकेंड का ए कंप्लीट हो गया, यही आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, अब हम सेकेंड का बी देख लेते हैं। सेकेंड का बी देख लेते हैं, सेकेंड का बी। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकेंड का बी देख लेते हैं। उसमें आपसे पूछा गया है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है NH4Cl होता है। अमोनियम क्लोराइड को हम क्या कराते हैं, फिर उसके बाद में ऊष्मीय वियोजन कराएंगे हम इसमें। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन जब कराएंगे तब NH3 में टूटेगा। ठीक है, प्लस क्या होगा, एक H प्लस Cl बना लेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, अमोनिया कहेंगे, अमोनिया, ये अमोनिया गैस होती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोराइड, क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। इसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ठीक है, इसको हम अभिकारक कहेंगे, और ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, उत्पाद कहेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। आपसे पूछा गया है निम्न का क्या करना है, वर्णन करना है, और प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी देना है। पॉइंट नंबर है 1, संक्षारण की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 2 जो है विकृत गंधिता की बात हो रही। पॉइंट नंबर 3 है रिडॉक्स अपक्रिया की बात हो रही है।
ठीक है, हम इसको जो है आप समझाने का प्रयास करेंगे उदाहरण के माध्यम से। ये आपसे जो है 2022 में प्लस 2024 में, 2024 में प्लस 2025 में, ये आपसे पूछा गया है। इन तीनों में से एक पूछा जाएगा, कोई भी आ सकता है, आप इनको जरूर रट लीजिएगा। ये वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर आता है। और ये लगभग जो है आपका 5 अंक का आता है। कितने? 5 अंक का आता है बोर्ड में, ठीक है। इसीलिए जो है आप इसको छोड़ना नहीं है, इसको करके ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे हम फिनिश करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं। उत्तर पॉइंट नंबर 1, संचारण वह प्रक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे संचारित होकर क्षतिग्रस्त होती जाती है, संचारण कहलाती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के समझ के माध्यम से हम समझेंगे। जब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो हमें और अच्छा समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, लोहे पे जंग लगना क्या होता है, जैसे लोहे पे जंग लगना। पॉइंट नंबर ए हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, जंग लगना, ठीक है, ये है। अब हम क्या करेंगे, लोहा जो लिए हैं वो क्या है, Fe होता है लोहा, तो हम इसको 4Fe ले लेंगे, प्लस क्या करेंगे हम 3O2 ले लेंगे। जब 3O2 ले लेंगे हम, प्लस क्या करेंगे, हम X लेंगे। यहाँ पे कितना भी H2O हो सकता है, ये हमें नहीं जानकारी है। हमने क्या किया है, यहाँ पे अपक्रिया करा दी है। जब हमने अपक्रिया कराई है तो हमारे पास 2Fe 2O3 पॉइंट X, क्योंकि हम X माने हैं तो X ही मानेंगे, ठीक, O2, ये हमारे पास बन के तैयार होगा, ठीक है, जो कि एक क्या होगी, जंग होगी। इसका क्या कहेंगे, ये एक जंग होगी। जो जंग लग जाती है उसका जो सूत्र होता है यही सूत्र होता है, ठीक। इसका रंग जो होगा वो कैसा होगा, भूरा होगा, ठीक है, ये भूरा रंग पाया जाएगा। पॉइंट नंबर बी देख लेते हैं इसी का। पॉइंट नंबर बी देख लेते हैं, चांदी, बी पहले हम लिख लेते हैं, चांदी, ठीक है, चांदी का काला होना, का काला होना, ठीक है, चांदी का काला होना, ये देख लेते हैं। अब चांदी जो चांदी होती है उसे उसका सूत्र क्या होता है, Ag, यानी सिल्वर को ही हम चांदी बोलते हैं, 2Ag प्लस जो चांदी काली होती है वो वायु से क्या लेते हैं, H2S, ठीक है, और ये वायु से लिया गया है। हम जब अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, HgS, Hg2S बनेगा प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है, ये हम दिखा रहे हैं। तो जो होगा इसका रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। चांदी का रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। अब हम क्या देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। उत्तर पॉइंट नंबर 2, विकृत गंधता तेलीय खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक रखा जाता है, आपने जैसे बना लिए तेलीय पदार्थ को और रख दिया लंबे समय तक, तो उनमें उपस्थित तेल तथा वसा, वसा को हम फैट भी कहते हैं, उपचयन के कारण खाद्य पदार्थों के स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। क्या होता है, उसमें उपचयन के कारण खाद्य के जो पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया विकृत गंधता कहलाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देख लेंगे, या हमें उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तले हुए आलू के चिप्स पापड़ कुछ घंटों या दिनों के बाद बदली हुई गंध व स्वाद उत्पन्न करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, विकृत गंधता कहेंगे, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन या ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण लेंगे, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, क्या लेंगे, CuO प्लस H लेंगे और हमने क्या किया, यहाँ पे एक अपक्रिया करा दी, Cu प्लस H2O बना दिया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास जो होता है H जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, जल बना रहा है H, तो ये क्या हो रहा है, उपचयन। ये क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से देख रहे होंगे आप कि जो है ये इससे लिया गया है, तो जो है कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, किसका, कॉपर का। तो ये इसको क्या लिख देंगे हम, अपचयन। अपचयन हो रहा है तो हम इसका अपचयन लिख देंगे। ठीक है, अब जो उपचयन हो रहा है वो किसका हो रहा है, H2 का हो रहा है। उपचयन किसका हो रहा है, H2 का हो रहा है भाई, तो हम यहाँ पे H2 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, ये आपसे कहा गया है, इसे समझाना है। तो हमारे ये तीनों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ऑप्शन है आपके पास, पॉइंट है 1, पॉइंट नंबर 1, ग्लूकोज का जो सूत्र दिया गया है C6H12O6 प्लस O2 से जो अपक्रिया कराएंगे वो बनेगा, जो भी आपका वो संतुलित करना है। जैसे CO2 बनना है, H2O बनना है, इसे क्या करना है, संतुलित करना है। 2 ऑप्शन जो है आपका पास, ऑप्शन 2 है जो वो भी इसको क्या कहा गया, बैलेंस करना है। क्या करना है, यहाँ पे Ca कैल्शियम कार्बोनेट है और HCl है और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है और H2O या CO2 गैस है, उसे बैलेंस संतुलित करना है। नंबर 3 में भी दिया गया आपको N2 दिया गया प्लस H2, इसे भी बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंस नहीं है यहाँ पे, आपको बैलेंस करने होते हैं, आपको बिना बैलेंस किए दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनको आप बैलेंस करिए, तो आप क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, और नंबर 4 में जो दिया गया है MnO2 प्लस HCl दिया गया है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो है हमें ये भी बैलेंस नहीं है, ये आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। और यह जो है आपसे 2023 प्लस 2024 दोनों में पूछा गया। ठीक है, ये आपसे 2023-2024 में पूछा गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलिए, क्या था, H12O6 प्लस 6O2 से हम जब अपक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 6CO2 प्लस बनेगा 6H2O। हमने क्या किया, यहाँ पे बैलेंस कर दिया है। ठीक है, हमारे पास कार्बन 6 हैं, तो कार्बन हमारे पास 6 हैं, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 6 हैं, 12 यहाँ पे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 6 दूनी 12 हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे कितने हैं, 18 हैं, और 6 यहाँ पे 18 हो गए। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन की बात आती है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 है, तो ये क्या हो गए, संतुलित हो गए। अब पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या था हमारे पास, Ca कैल्शियम है, CO3 है, ठीक है, प्लस क्या था, 2HCl। ठीक है, यही था। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अपक्रिया कराएंगे। जब अपक्रिया कराएंगे तो हमारे पास जो बनेगा CaCl2
प्लस H2O प्लस CO2, ये आपको बनेगा। अब आपको क्या कराना है, बैलेंस कराना है। यहाँ पे आपके पास क्या है, Ca है, ये क्या है आपके पास, Ca था, ठीक है। Ca हमारे पास कितने हैं, A है, तो A है, ठीक है, कंप्लीट है। अब CO3 है यहाँ पे, तो CO3 को हम देख लेते हैं, यानी कार्बन यहाँ पे कितने हैं, एक है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, ये भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हमें ऑक्सीजन 2 और एक 3, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। Cl भी 2 है, तो Cl भी 2 है, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में हमने क्या लिया था, N2 लिया था, प्लस क्या लिया था, H2 लिया था, ठीक है। अब हमारे पास बन क्या रहा था, यहाँ पे NH3 बन रहा था, तो ये अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस इसलिए नहीं है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, 2 N है और 2 H है, और यहाँ पे N एक ही है, तो बैलेंस नहीं है। आपसे यही कहा गया है कि आप इसको बैलेंस करिए, तो या संतुलित करिए, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 2 लगा देना होगा, ठीक है, और 2 लगाना होगा तो हमें यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो हमारे पास 2 N हो गए, नाइट्रोजन हो गए, और 6 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, ये हमारे पास संतुलित हो गए हैं। अब हम पॉइंट नंबर 4 देख लेंगे। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, उसमें क्या दिया गया था, Mn दिया गया है, MnO2 दिया गया है आपको, प्लस दिया गया था HCl दिया गया था। आपसे कहा गया है कि इसको संतुलित करिए, ठीक है। आपके पास क्या है, MnCl बना दिए हैं आपने, ठीक, Cl2 बना दिए हैं, प्लस क्या बनाए हैं, Cl ले लिए, Cl2 ले लिए हैं, प्लस क्या लिए हैं, H2O लिए, ठीक है। ये आपका बनेगा। अब ये आपका जब बनेगा तो अब इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करना है, देखिए Mn हमारे पास कितने हैं, एक है, तो एक बैलेंस हो गया। Cl यहाँ पे कितना है, अभी एक है, यहाँ पे 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 4 लगाने होंगे। अब ये 2 हो गए, यहाँ भी 2 बचेंगे, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, बैलेंस हो गए। अब हमें क्या देखना है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो हमें यहाँ पे क्या देखने हैं, अभी यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 4, तो 4 यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन हो गए, ये भी संतुलित हो गए, बैलेंस हो गए। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।